सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज का दिन कौमी तारीख के दो इंतहाई अलमनाक और फैसला कुन सानेहात की याद दिलाता है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की तारीख का धारा ही बदल गया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 11 साल बीत चुके हैं, जबकि सानेहा मशरिकी पाकिस्तान को 54 साल हो चुके हैं, मगर इन सानेहात के जख्म आज भी कौम के दिलों पर ताज़ा हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानेहा APS के शोहदा के साथ असल इंसाफ है, मगर सवाल यह भी है कि क्या इंसाफ के हुसूल के लिए रियासती इक़दामात और पेशकदमी तसल्ली बख्श है, खास तौर पर इस तनाजुर में कि हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी सैकड़ों की तादाद में इस जंग में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज का दिन उन्हीं लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। सिडनी होने वाला हालिया वाक़या सफ़ाकाना हमला भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का एक वाज़ेह सबूत करार दिया जा रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BBC ने फ़िलिपाइन इमिग्रेशन हुक्काम के हवाले से तस्दीक की है कि सिडनी हमले में मुलव्विस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फ़िलिपाइन का सफ़र किया, जबकि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक हमलावरों ने फ़िलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान रवाबित इस अमर की निशानदही करते हैं कि यह हमला एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा था। और अब जरा अगर मुल्की हालात की बात करें तो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को सजा मिलने के बाद पैदा होने वाला सियासी तूफान ताहाल नहीं थमा है। हुकूमती हलकों की जानिब से 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद और बाज़ सियासी अनासर के गठजोड़ के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ PTI की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें सामने ला रहे हैं। तहम वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के रवैये में बेहतरी आई है, और अगर PTI जेल मैनुअल की पासदारी करे तो बानी PTI से मुलाकात मुमकिन हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये पेशरफ्त किसी सियासी डेडलॉक के खात्मे की तरफ इशारा है, और हुकूमत PTI से किस नौयत की अमली तब्दीली की तवक्को रखती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान, स्टेट मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, अहमद ओवैस, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये बताएं आपके 9 मई के हवाले से जो बात हो रही है, हुकूमत के पास फैज़ हमीद और PTI के गठजोड़ से मुताल्लिक कुछ एविडेंसेस हैं या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, हुकूमत से अगर आपकी मुराद फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो मेरे पास तो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है बताने को। मेरे ख्याल से इसकी तहकीकात चूँकि कर ही इदारा रहा है, चूँकि फैज़ हमीद के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है जो बातें सुनी हैं हमने, जो आप जैसे बाखबर लोगों ने बताई या इदारे के मुख्तलिफ लोगों से पता चली, तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें तो सामने हैं कि फैज़ हमीद के मोबाइल्स का जो रिकॉर्ड है और बाकी चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन है, इवन के बानी तहरीक इंसाफ को जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद क्लॉक की जो सुई है उसको रिवर्स किया गया, तब भी जब वो पुलिस गेस्ट हाउस में रुके तब भी उनका किसी से रब्ता था। ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा तो हैं, और जब ज़रा तहकीकात होंगी तब उसमें चीज़ें सामने आएंगी या ट्रायल होगा कि आया के राब्ते रूटीन के राब्ते थे, ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी। लेकिन अब तक ये लगता है जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया, बानी तहरीक इंसाफ का जो स्टांस आया 9 मई के ऊपर, उससे लगता है कि उनकी इजाज़त के बगैर और उनकी आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा जो है वो इवेंट क्रिएट करना मुमकिन नहीं था। उनके ज़हर भांजे जो हैं, जो कुछ उन्होंने किया, उससे मुझे लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई को लेकर ट्रबल में जाएंगे। ओके, सो अहमद साहब, क्या PTI जो फैज़ हमीद के अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल स्टेप्स हैं ख़ुद को डिस्टेंस कर सकेगी? जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ मालूमात तो हैं कि ये ताने बाने मिलते हैं दोनों के आपस में। देखिए, मैं तो ये बारहा बात ही कर चुका हूँ कि पहले तो मैं इनकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि इंटरनली हमें अपने मामलात को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूर ये काविश करनी चाहिए और सिंसियर कोशिश होनी चाहिए कि इकट्ठे बैठें और टेबल के ऊपर बैठ के मसाइल को हल करके, ताकि दुनिया में हम एक हंसी का बायस ना बने लोगों के लिए और इंडिया के लिए भी।
ये बात दुरुस्त है। अब आपकी इस बात का जवाब मैं देता हूं। देखिए बात ये है 9 मई का वाकया जो है ये इतनी तवालत जो पकड़ गया, आपको पता है कि 9 मई के जो है ना एंटी टेररिज्म का एक्ट जो है कानून साजी जब हुई तो जो भी टेररिज्म के जुमरे में आते हों ऑफेंस, उनके लिए कानून में लिखा गया कि 30 दिन के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो जाने चाहिए और आपने सजा देना है या जजा देनी है, जो किसी को बरी करना है आप कर देंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये 2.5 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक 9 मई के ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। इसमें इसका मतलब है कि सच्चाई को फैब्रिकेट करके बनाया जा रहा है, मौजूद नहीं है। अगर होती तो 30 दिन के अंदर ये फैसले करके उसी वक्त सजा सुना देते। जिसकी मिसाल आपको मैं देता हूं कि इंग्लैंड के अंदर हंगामे हुए और जब हंगामे हुए तो उनको पास जितनी फुटेज थी उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उनको लोगों की पकड़ धकड़ हुई। उन्होंने समरी कोर्ट बिठाए और विद इन फ्यू डेज उन्होंने फैसले करके विद इन 72 आवर्स में 72 आवर्स में खत्म कर दिया सब। यहां क्योंकि वहां सच्चाई थी कि जो एविडेंस आई सामने, जो नहीं साबित हो सका उसको बरी कर दिया, जो नजर आ गया उसको सजा दे दी। यहां जहां चक्कर है यहां पे आपको वो एविडेंस ढूंढने में जब दे लेगी, मसलन आपको अब आके एविडेंस मिल रही है कि जनाब वो जो इमरान खान साहब जो ये बातें कर रहे थे ना, तो एक शख्स उनके टेबल के नीचे बैठा हुआ था। अब मिर्जा का खेल बात है लेकिन आपके सामने ये इट्स पार्ट ऑफ एविडेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी टेबल के नीचे एक आदमी बैठा हुआ ये बातें सुन रहा था और उसने जाके वहां शहादत दी है। भाई उसके टेबल के नीचे बैठा हुआ था तो उसने तो अगले दिन जाके बता दिया होगा। तो सर मतलब मसला ये कि ये आप एविडेंस पर जो सवाल उठा रहे हैं ये तो ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये सब साबित होना है, लेकिन आप लोगों को ये मैं सिर्फ सवाल मेरा ये था कि ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग अपने आप को डिस्टेंस कर सकेंगे इस प्रोसेस से, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं ज़ाहिर अगर 9 मई स्पेसिफिकली ना भी हो, जो कि जिसका भी हवाला नहीं मिल रहा कोई कि वो कोई चीज़ डायरेक्टली जोड़ रही है उनकी सज़ा में, लेकिन उसका जायज़ा लिया जा रहा है मज़ीद। लेकिन जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं वो ज़ाहिर है वो ब्राज़ील की हुकूमत के साथ तो उनके या अपोजिशन के साथ तो उनका गठजोड़ नहीं था, अगर था तो आपका ही वो दौर था। लेकिन मैं ज़रा इससे पहले इस पर मज़ीद बात करने से पहले मैं सर आपकी बात का मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, इस लिहाज से मैंने भी अप्रिशिएट किया था जब फैज हमीद के ऊपर ये उनको गिरफ्तार करके और ये केस चलने लगा कि इतने बड़े ऑफिसर के ऊपर पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेशन आ गई, जब आपने बाकी तमाम उनको एक तरफ कर दिया, वहां से आंखें बंद कर ली, एक आदमी को पकड़ लिया, तो ये विक्टिमाइजेशन होगी। इसका मतलब ये है कि आप इनको सजा देंगे, कल कोई और आएगा वो उनको सजा देगा और ये सर्कल ही चलता रहेगा। और ये मुल्क के लिए इनके ऊपर भी सर हाजिर सर्विस होने पर ही इल्जाम है, इन पर रिटायरमेंट के बाद इल्जाम नहीं है, हाजिर सर्विस होकर इन्होंने ये रिटायरमेट के बाद भी है। चार्ज देखें ना, मैं जरा आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। मुझे जरा बताएं कि उज़ैफा साहब आपने कहा हाल ही में कि फैज हमीद साहब ने कोई 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर नून लीगी किसी रहनुमा को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी। कौन थे वो रहनुमा और क्या इस हवाले से कोई FIR वगैरह काटी जाएगी? नहीं, मैंने रहनुमा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। मैंने कहा कि बेसिकली जो एक बयानिया बनाया जाता है या तहरीक इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि फैज़ हमीद ने कोई हमारी सहूलतकारी कभी की या PMLN की कभी सहूलतकारी की, तो मैंने कहा आप कभी भी किसी बंदे को जब कत्ल की तहकीकात करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि इस कत्ल का बेनिफिशरी कौन कौन है। तो मैंने कहा आप ये देखेंगे 2017 में जब वो DGC बना तो पनामा लेकर आया, 2018 के अंदर उसने बलूचिस्तान हमारी हुकूमत ख़त्म की, 2018 में RTS उसने बिठाया और बानी तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी को हुकूमत में लेकर आया। 18 से लेकर 21 तक उसने बानी तहरीक इंसाफ के हर मुखालिफ को अंदर किया। मियां शहबाज शरीफ साहब की बेल उसके दौर में रिजेक्ट हुई, 2 दफा शहबाज साहब अरेस्ट हुए। मरियम नवाज साहिबा उसी के दौर में 2 दफा अरेस्ट हुई, बाप के सामने उसने अरेस्ट करवाया। मियां नवाज शरीफ साहब को जज अरशद मलिक को अगवा कर सारे फैसले उसने कराए। हमजा शहबाज साहब की बेलें उसने रिजेक्ट कराई। मैंने कहा ऐसी शवाहिद भी मौजूद है कि उसने मुस्लिम लीग नून के लोगों से 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर जो है वो उनकी कभी बेलें और कभी बेलें एक्सटेंड कराना, कभी मुल्क से बाहर जाना। इन जनरल मैंने बात की, कोई किसी एक रहनुमा की बात नहीं की। और जाहिर है अगर मुझ तक मालूमात है, अगर वो रहनुमा चाहेंगे कि मेरा काम नहीं है, ना मैंने दिए ना मैंने लिए, हाँ उसके दौर में हमने विक्टिमाइजेशन जो है जरूर बर्दाश्त की। उसके फ्रंट मैन जो फिर रहे थे, ये कितने थे अगर एक नहीं थे तो?
नहीं, मुझे देखिए एग्जैक्ट, मैं आप किसी का राज जो है, मैं सिर्फ उतनी बात मैंने की जितनी मेरी जमात का बयानिया बनाने के लिए मुझे जरूरत थी। बाकी अगर वो रहनुमा चाहेंगे वो सबूत के साथ सामने ले आएंगे। अच्छा, और ज़ाहिर पता है, एक ही ने 50 करोड़ दिए या अलग-अलग 50-50 करोड़ देते रहे? नहीं, देखिए बात ये है कि मुमकिन है किसी ने 49 दियो, किसी ने 48 दियो, किसी ने 40 दियो, किसी ने 45 दियो, किसी ने 55 दियो। अगर ये रिश्वतें ली हैं, यार बड़ा पैसा है नून लीग के वैसे रहनुमाओं के पास। देखिए नहीं, सबके पास इतना पैसा है, 15-20 करोड़ नहीं है यार, ऐसा ना करें। पाकिस्तान में सबके पास इतना पैसा नहीं है। इस्लामाबाद में जिसके पास एक घर है ना, वो भी 2-3 अरब का मालिक है। F6 का एक घर 2 अरब रुपए का आता है। हाँ, वो F6 पूरा इस्लामाबाद तो नहीं है ना, एक सेक्टर है सर। नहीं, F7 भी, F8 भी, E7 भी, फिर भी एक अरब का नहीं है F8 तक तो कम से कम आप एग्री करें ना। अच्छा, दूसरी मार्गला रोड की बात करें तो दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदे की 98 एकड़ से जमीन 2200 एकड़ पर पहुंची है तो जरा इलीगल और आपके जो है वो खुफिया मीन के जरिए पहुंची है ना। तो बेसिकली आपने ये कहा कि एक बंदा नहीं है, कई लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं और आप अभी सिर्फ इसलिए वो तफसीलात सामने नहीं ला सकते क्योंकि वो उनकी आपको इजाजत नहीं है। जी नहीं, मुझे इजाजत नहीं, किसी बंदे का राज मैं क्यों अफशा करूं अगर मुझे पता चल गया। मैंने सिर्फ उतनी बात की है कि फैज हमीद ने अगर कभी जरदारी साहब से, अगर कभी PMLN की किसी बंदे से अगर बात की है ओहदे पे होते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के फायदे के लिए की है। वो उन्हीं का ही आलाकार था और उन्हीं को स्ट्रेंथन करता था। हमारे लिए उसने कभी कोई फायदा नहीं किया। हमारी तो उसने बेलें खारिज करवाई हैं। हाँ, ये फायदा जरूर किया कि अगर हमारी बेल कल खारिज होनी थी तो हमें ब्लैकमेल करके उसने हफ्ते बाद खारिज करवाई। नैब की DP अपनी मर्जी की बनाई, बाकी उसने हमें कोई फायदा नहीं दिया। उसने यार वैसे आपने नाम बता के नाम ना बता के अब हमारे लिए अजीब कंफ्यूजन कर दिया। जिस की बेलें हुई हैं, एक्सटेंड हुई हैं, अब हमें अजीब सा लगेगा वो देख के। उसको किसी को 50 करोड़ याद आएगा, देख के किसी को 48 करोड़ याद आएगा। हमें जितनों के केसेस थे, अच्छा आपकी भी हुई हैं, इतने लोगों की बेलें हुई हैं। हमारे खिलाफ उसने झूठा नैब का केस बनवाया। ठीक नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप नाम ना बता के अब हमें लगेगा किस किस की एक्सटेंड हुई है, ये 48 वाला है, 50 वाला है। ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ, देखिए अहमद साहब, ये हुज़ैफा साहब ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो मैं भी आपसे बात सवाल कर रहा था पहले, वो ये ब्राज़ील की या इथोपिया की जो अपोजिशन नहीं थी और ना उनकी गवर्नमेंट थी, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है अगर जिस किसी भी उन्होंने रब्ता किया है तो आपकी जमात बानी चेयरमैन के नफ़े फ़ायदे और उनकी हुकूमत को स्ट्रेंथन करने के लिए किया। ये अब एक और नई बात वो कर रहे हैं कि हमारे साथ जिस किसी के साथ भी राब्ते थे वो आप लोगों के लिए धमकियां देने के लिए और सीधा करने के लिए। नहीं, राब्तों की मैं वजाहत कर दूं अहमद, वैसा भी गुफ्तगू में मैं नहीं बोलूंगा, बस राब्तों की भी वजाहत कर दूं। पता है सारों को पार्लियामेंट कौन चलाता था? कभी कोई बिल आ रहा है, कभी कोरम टूट रहा है, कभी आईनी तरमीम है, तो वो ज़ाहिर राब्ता करता था। फायदा क्या होता था? इनका फायदा जुड़ा होता था। अब आप कहेंगे इनके भी राब्ते थे, यानी ये ऐसे ही है फैज अमीन की मिसाल कि सारी रात एक बंदे को SHO मारता रहे और सुबह 2 गिलास पानी पिला कर जी बड़ा फेवर दिए जी ने हमें, तो उसने मारा है पिछले 5 सालों में, 2017 से लेकर 22 तक ऐसी मार मारी है, कभी किसी ने किसी को नहीं मारी हो। तो अब तो आप खुश होंगे ना, उनका एहतसाब हो गया, शुरू हो गया? नहीं, हम खुश क्यों हों? एक फौज का इदारा है, वो कानून के मुताबिक करता है, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं करता। वो ज़ाहिर अपने कानून के मुताबिक चल रहा है। हम बिला वजह कानून के मुताबिक एहतसाब हो गया, लेकिन आपको तो खुशी हुई होगी ना इससे, एहतसाब से? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे मैं अल्लाह से डरता हूँ बड़ा। ये एक आजमाइश है, अल्लाह ताला सबको ऐसी आजमाइश से दूर रखे। और ये सबके लिए इसमें सबक है कि जो एक कुर्सी है ना जी, ये बेसिकली असल में इंडिस्पेंसेबल जो है, अगर कोई शख्स है वो अल्लाह की जात है, इंसान कोई नहीं है। और ये कुर्सी अगर इतनी मजबूत होती तो मुझ तक कैसे पहुंचती? हम सबको डरते रहना चाहिए बस अल्लाह से। अहमद साहब देखिए, अभी बड़ी अच्छी मैं समझूंगा कि बातें इन्होंने जो की हैं वो की नेक नियति में है, इसलिए मैं इनको उस तरह से इनकी बातों को बिल्कुल रद्द नहीं करता। ये हमारे यहाँ होता आया। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें जरूर कहूंगा। पहली बात, जो पनामा की बात की इन्होंने, तो पनामा का केस जो है वो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके अंदर पूरी डिटेल उन जायदादों की है जो अनरिबटेबल है। उसको कोई ना अब तक डिनाई कर सका है, ना डिनाई कभी हुई है। क्योंकि आज भी ये वहां जाते हैं इस वक्त इंग्लैंड में, तो उन्हीं प्रॉपर्टी के अंदर जाके रहती हैं और उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत तो टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन उनको सजा तो अभी मैं बात नहीं मिलेगा सर। सजा तो किसी और अगली बात सुनिए। दूसरी बात यह है, बाकी बातें जो इन्होंने की हैं वो सारी आपने भी सुना, मैंने भी सुना, वो हियर से है। हियर से का मतलब होता है कि इन्होंने बातें सुनी और आगे आप हमारे सामने बयान कर दी, इसलिए उनकी तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों की तस्दीक जो है
कोई नहीं कर सकता अनलेस के एक आदमी जो है विटनेस बॉक्स में खड़ा हो और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा हो रही हो और वहां पे वो तस्दीक होगी या सच्चाई है या गलत है, वहां पे पता लगता है। इसलिए वो बातों की कोई उस तरह से वो हैसियत या अहमियत नहीं है। लेकिन इसके सारी बातों के बावजूद फैज हमीद ने अगर इस किस्म की बातें की हैं तो मैं तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बल्कि बार बार ये कहता हूं, फैज हमीद हो या कोई और हो, हमें जब तक ये सिलसिला नहीं शुरू करेंगे कि किसी को माफ नहीं करना, जो फाइनेंशियल करप्शन में आएगा किसी भी शक्ल के अंदर, वो अमानत में खयानत की शक्ल में है या वो रिश्वत की शक्ल में है, अनड्यू एडवांटेज किसी को देने की। लेकिन अहमद साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बहुत उसूली बात की है, लेकिन मसला यह है कि इस उसूल को हर कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हुकूमत के दिनों में फिर हम यहाँ इसी वजह से यहाँ पहुंच गए हम। जी बिल्कुल ठीक बात है। अहमद उवैस साहब थैंक यू सो मच। हुज़ैफा रहमान साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत से मुताल्लिक जुड़ी खबरों पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में आधे पॉइंट की कमी कर दी है, जिसके बाद शरह सूद 10.5% की सतह पर आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस कमी का मकसद कीमतों में इस्तेहकाम को मुतासिर किए बगैर मुआशी सरगर्मियों को फरोग देना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी का ये हदफ FBR की टैक्स पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि FBR की जानिब से मुल्क में प्रॉपर्टी की कीमतों के नए रेट्स मुतारिफ करवाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते FBR की जानिब से एक SRO जारी किया गया, जिसके तहत इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतों में 150 से 200% तक का इजाफा कर दिया गया, जिस पर बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज किया। तो आज ये नोटिफिकेशन वापस हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि FBR ने मुनासिब होमवर्क किए बगैर ये फैसला किया था, क्योंकि FBR टैक्स में इजाफे के एवेन्यूज तलाश करने में मसरूफ है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए FBR की टैक्स कलेक्शन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार भी किया है, जो रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान कम होकर 10% पर आ गई है। माली साल के पहले 5 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 बिलियन रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन क्या FBR के ऐसे इकदाम से शॉर्टफॉल पर कोई नुमाया फर्क पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ने से सरमायाकारी और बिजनेस के फरोग का मकसद कॉम्प्रोमाइज होता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सरदार ताहिर साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब ये डिसीजन तो गवर्नमेंट ने रिवर्स कर लिया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन ये बताइएगा अमूमी तौर पर तो एक तासुर होता है कि जिस वक्त हम देखते हैं कि इस किस्म का कोई डिसीजन होता है तो वो इन्वेस्टर या ओनर को उसका फ़ायदा होता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने इस पर बड़ा रिएक्ट किया। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बड़ा मोबिलाइज होकर इस पर गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाया कि भाई ये आपने गलत डिसीजन किया। तो ओवरऑल ज़रा समझाइएगा कि आप लोगों की रिजर्वेशन इस मसले पे थी क्या। सरदार साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर था। जब आपने मुझे कल मदऊ किया था प्रोग्राम में तो शायद कल और हमारे जज्बात थे, लेकिन आज चूँकि ये नोटिफिकेशन अब मुअत्तल हो चुका है तो थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हो गए हैं। जज्बात नए ख्यालात में मुंतकिल हो गए। हाँ जी, अब कुछ नए हमारे ख्यालात हैं। अच्छा। देखिए, वैल्यूएशन रिवीजन कमेटीज़ हमने बनवाई थी जो तमाम RTO साहिबान हैं उनके पास। उसमें RTO के अफसरान भी होते हैं और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। ये गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है FBR का कि आपने स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर ये जो रेट्स हैं ये आपने फाइनलाइज नहीं करने। तो हमने सितंबर में इनके साथ पिछले साल मीटिंग्स की। हमने अपने रेट्स जो रिवाइज रेट थे वो हमने बैठ के 8-8 घंटे काम किया RTO में और फाइनलाइज करके, जिसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट था। मतलब RTO ने एक रेट भरा था, हमने एक रेट भरा था। फिर हमने उसके हर रेट के ऊपर बैठ के डिस्कशन की। डिस्कशन करने के बाद हमने एक फ़ाइनल एग्रीमेंट किया कि ये रेट होना चाहिए जो कि मार्केट वैल्यू के करीब भी होगा और जिसकी वजह से बायर और सेलर को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को उसके ऊपर रेवेन्यू इकट्ठा होना होता है। बहरहाल वो हमने लास्ट ईयर किया जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब वो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि अगर उसको आपने पिछले साल नोटिफाई नहीं किया। अब वो नोटिफाई नहीं किया और इस साल फिर उन्होंने दोबारा कहा कि जी आप हमें हमारे साथ इंगेज हों,
हम दोबारा सितंबर में इंगेज हुए, 2 मीटिंग्स की, हमने अपना जो प्रपोज़ल का ड्राफ्ट था वो बनाया और आरटीओ के साथ बैठ के हमने वो उनके हैंडओवर कर दिया। अब वो हमने हैंडओवर कर दिया। अच्छा, उसमें ये था कि अगर कोई रेट फ़र्ज़ करें F8 का ही हम लेते हैं 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अब सुनने वालों की सहूलत के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 500 स्क्वायर यार्ड, अगर हम एक कनाल के प्लॉट को यार्ड स्टिक ले लेते हैं तो आप ये देखिए कि तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए के लगभग उसकी मार्केट वैल्यू बनती है और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के पैसे 2 करोड़ के करीब वो डलते हैं, तो ये हो गया 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया। हमने इसको प्रपोज़ किया था कि 1,30 के बजाय हम इसको बढ़ा के 1,80,000 रुपये करते हैं, तो वो ताकि हम मार्केट वैल्यू की तरफ भी चले जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर हो। अब वो हमने एक 80 का रेट भरा। अब जब हमने 8 तारीख का SRO देखा तो उसमें आप अंदाज़ा करें कि क्या रेट होगा। यानी अगर कोई बंदा बैठ के कोई तुक्का भी मारता है ना तो वो भी कहेगा कि यार ये उन्होंने 2 या 2.5 लाख कर दिया होगा, वो 4.5 लाख रुपए कर दिया। अब 4.5 लाख रुपए का इम्पैक्ट क्या है? 22.5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू आ गई, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के पैसे डाले तो यानी आप 25 करोड़ रुपया हो गया। 25 करोड़ रुपए के ऊपर वन साइडेड ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 13% है। 13% का मतलब हुआ कि आप तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए उसकी ट्रांसफर फीसिस की मद में पे करेंगे। ट्रांसफर फीसिस प्लस 236C 236K और गवर्नमेंट के जो तमाम टैक्सेस हैं वो पे करने के बाद बायर सेलर जो हैं वो 2.5-3 करोड़ रुपया पे करेंगे। तो इसके ऊपर तो मुमकिन नहीं था कि कोई ट्रांजैक्शन हो सकती और ना ये जस्टिफाइबल था। और हमने जो रेट्स कोई 30% बढ़ाए, कोई 40% बढ़ाए, कोई 50% बढ़ाए, इन्होंने कैसे बढ़ाए? 900%, 1000%, 1700% तक रेट बढ़ाए। तो हमने इसलिए कल अपनी जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब रिवर्स हो गया है और वो रियलिस्टिकली उन्होंने किया है। अब वो आपकी बात सुन रहे हैं या कोई और डिसीजन आएगा कुछ अरसे बाद? देखिए, वो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। प्रोसीजर इसी तरह फॉलो कि जो फीडबैक बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ बैठें, हम जस्टिफाई करेंगे अपने रेट्स और वो जस्टिफाई करें कि उन्होंने ये रेट्स कैसे, जिसके 3 या 4 या 5 करोड़ रुपए का था उसको 32 करोड़ रुपए पे वो येट टू बी डिसाइडेड कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज। अब आप लोग बैठ के डायलॉग करेंगे। उस्मान चौके साहब, रियल स्टेट बिजनेस पर क्योंकि आप दोनों चैम्बर से हैं, सारी बिजनेस कम्युनिटी, बड़ा प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर आता होगा इस किस्म के डिसीजंस के साथ, और फिर जाहिर है गवर्नमेंट्स के साथ भी चलना है, साथ कम्युनिटी को भी देखना है। रियल स्टेट बिजनेस पर या इन्वेस्टमेंट पर, या जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये काम बहुत बिजनेस बड़ा बूम भी कर रहा है, क्या इंपैक्ट होता है इस किस्म के डिसीजन से जहां स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखे बगैर इस किस्म का अगर डिसीजन है? ये तो अभी हो गया रिवर्स, यू पीपल हैव मेड एन एफर्ट टू, लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो क्या इंपैक्ट होता है इससे? जी, थैंक यू। आपने हमेशा प्रोग्राम में मदू करते हैं एंड इट इज़ ऑनर टू बी हेयर। यही बात है आदिल साहब कि हम गवर्नमेंट का अक्सर यही देखते हैं कि विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर डिसीजंस ले लिए जाते हैं और वो डिसीजंस एक पैनिक क्रिएट करते हैं। अब कल से जब से ये SRO आया तो ऑल ओवर द बिजनेस कम्युनिटी जो हमारे ट्विन सिटीज़ की थी परेशान थी और ये अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस थी। और मज़े की बात यह है कि अगर आप उनका जो डी नोटिफिकेशन देखें जो चंद घंटे पहले आया है, उसमें दे आर एडमिटिंग कि हमने मिस्टेक्स कर दी थी वैल्यूएशन में, लिहाजा हम इसको, एक उन्होंने FTO का जिक्र किया कि वहाँ एक इशू केस है और एक के वैल्यूएशन हमें जो रियल एस्टेट इनकी एसोसिएशन है उसने बताया कि ठीक नहीं है। तो यू आर एडमिटिंग योर मिस्टेक योरसेल्फ। अब ये कितनी बड़ी सुक्की है कि आप स्टेक होल्डर से अब बैठ के उसको रियलिस्टिक करेंगे। पहले ही कर लेते, जो सरदार साहब ने बात की कि इन्होंने वहाँ वैल्यूएशन टेबल्स दिए, उनको नहीं देखा गया, उनको रद्द कर दिया गया और एक अपनी वैल्यूएशन निकाल ली। यही हमारा प्रॉब्लम है। हम अक्सर यही आदिल साहब बात करते हैं गवर्नमेंट से कि विदाउट टेकिंग द स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड आप डिसीजंस लेते हैं, एक पैनिक की एनवायरनमेंट क्रिएट होती है और उस पैनिक की एनवायरनमेंट के बाद हम जो बात करते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल, हम आज ह्यूमन जो बात करें कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सारी चीजें इसी का नतीजा है कि पैनिक डाउन द लाइन फैला हुआ है। सो आप बेसिकली जो पॉइंट आपका ये कि स्टेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं हुई, बिल्डर्स हैं, रियल स्टेट वाले हैं, उनका इनपुट अगर लिया गया तो उसको एंटरटेन नहीं किया गया, वो जो नॉर्मलीज हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन इस दौरान एक पैनिक हुआ। एग्जैक्टली ठीक।
और वही पैनिक जो है, देखिए एक बिजनेस सेंटिमेंट डाउन द लाइन, रियल एस्टेट एक सेक्टर है, मैं बात करूं और डिफरेंट सेक्टर्स की, एवरीवेयर थिंग्स आर नॉट गुड। अगर आप नीचे डाउन द लाइन बात करें, लोगों में इस वक्त भी इस्तराब है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस वक्त भी काफी मुश्किलात का शिकार है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई। यही हमने बजट में देखा, फाइनेंस एक्ट में भी हमने बहुत कंसल्टेशंस की, हर चेंबर ने की, लेकिन क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि हम लोग देर आए दुरुस्त आए वाली उस पर टू लिटिल टू लेट करते हैं। हम लोगों ने अगस्त में जाके देखा कि प्रोटेस्ट की बात हुई, कुछ चेंबर्स खड़े हो गए, 37A अगर अब याद हो, पावर्स टू अरेस्ट, फिर वो रिवर्स की गई और उसके बाद जो है फिर वो सरापे एहतजाज जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो कुछ सेटल डाउन हुई। क्या फायदा इन चीजों का? अगर आप पहले ही वो जो पेन पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए कि यार ये वो पेन पॉइंट्स है कि जिस पे बिजनेस कम्युनिटी नहीं एग्री करेगी। जिस तरह की वैल्यूएशंस थी, वैल्यूएशंस वर कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन, और हमने भी जो देखा कि 4,000 रुपए स्क्वायर फुट लगा दिया जा रहा है 5 ईयर से कम, 3,000 रुपए उसके बाद। अब यहाँ डिमोलिशेबल हाउसेज हैं, डिमोलिशेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसके स्ट्रक्चर के कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसकी भी वैल्यूएशन ऐड कर दी जाएगी, पर स्क्वायर यार्ड जो रेट्स है, एक्सूबरेंट रेट्स हैं। तो ये एक पैनिक, देखिए आदिल साहब, मैं यही कहता हूं इस वक्त गवर्नमेंट को डाउन द लाइन इन्वेस्टर, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, कोई और सेक्टर हो, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। इस वक्त इफेक्टिव टैक्स जो है वो कितना है रियलिटी में, अगर आप देखें जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी है, जितने डिफरेंट बिजनेसेस हैं उस पर। दूसरा ये भी जरा बताइएगा कि वो जो कई 100 अरब का शॉर्टफॉल हो जाता है एफबीआर को, फिर वो किस तरह पूरा करेगा? वो उसको भी तो आईएमएफ को भी जवाब देना है, स्टेट बैंक भी है, तो वो भी अपने जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उनको पूरा करने के लिए ये विंडोज सर्च करते हैं। तो ये कैसे, ये मसला कैसे हल? आदिल भाई, समझने की बात ये है कि अगर एक चीज़ की मैं इररियलिस्टिक वैल्यूएशन अपवर्ड रिवाइज कर दूंगा तो क्या मेरा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा हो सकता है? ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो आपने तो एक टेबल बना के फ्लोट कर दिया, अब उस पे उस दिन से लेके आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई, ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये 1 महीना नहीं होगी तो ये शॉर्टफॉल जो है ये मज़ीद वाइडन होता जाएगा ना। तो अगर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दें कि रियलिस्टिक वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, तो फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। इंजन चलेगा तो आप सफ़र तय कर सकते हैं। जब आप इंजन को ही बंद कर देंगे तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारे रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा होगा? अब जिधर आप देखें, अब इसके ऊपर सीडीए की ट्रांसफ़र फीसेज हैं, उन्होंने क्या ट्रांसफ़र फीस रखी, जो 1.25 लाख रुपए थी उसको बढ़ा के 30 लाख, 40 50 लाख, करोड़ रुपए, यानी वो एफबीआर वैल्यू के साथ एसोसिएट कर दी कि 3% ऑफ एफबीआर वैल्यू आपने ट्रांसफ़र फीस पे करनी है, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे आपको ये कॉस्ट नज़र नहीं आती ट्रांसफ़र की। सर, आपने एक डिप्टी डायरेक्टर है, ये मेरे प्रॉपर्टी है और आप ख़रीदना चाहते हैं, उसने क्या करना है कि मास्टर फाइल देखनी है इसी की और ये इन्हीं के नाम पे ट्रांसफ़र है, बयान कलम बंद करने, वो कर लिए, उसके वो क्या पैसे मांग रहा है? 3% ऑफ एफबीआर वैल्यू, यानी वो एक गवर्नमेंट का टैक्स नया लग गया। एफईडी खत्म हुई और ये तो जब मैं आप दोनों की मौजूदगी से इस पर भी जरा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये तो अब रिवर्स हो गया, अब आप लोगों ने तय करना है बैठ के कि कैसे होते हैं। आप लोगों की स्टेक होल्डर्स की एडवाइस गवर्नमेंट लेगी, जाहिर है। शायद किसी ने मशवरा दिया होगा कि इधर आप इस तरह इतनी वो कर दे, रातों रात आपको इस तरह वैल्यू ऐड हो सकती है, आपको इतनी कलेक्शन हो सकती है रेवेन्यू की। 0.5% जो स्टेट बैंक ने अभी इंटरेस्ट रेट कम किया, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना कम होना चाहिए था? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी, वही अगेन आदिल साहब, टू लिटिल हम और टू लेट, ये बहुत अरसे से डिमांड थी कि सिंगल डिजिट में होना चाहिए था। इसको 9% से इस वक्त नीचे होना चाहिए। रीजन में इस वक्त इंडिया 8 से नीचे है, बांग्लादेश उससे नीचे है, तो आपको इसको सिंगल डिजिट में लाना चाहिए था। 0.5 तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन इस वक्त मौजूद नहीं है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन्फ्लेशन आ जाती है ना अगर ये सिंगल डिजिट पे लाते हैं। इस वक्त इट इज़ नॉट देयर, तो अभी ये कुछ अर्सा सस्टेन कर सकते थे। लास्ट टाइम इन्होंने इसलिए नहीं किया, इन्होंने फ्लड्स जो हुए थे उसकी एक बात की थी कि शायद उससे फूड इन्फ्लेशन हो जाए, वो भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली इन्फ्लेशन इज इन चेक राइट नाउ। तो जब ग्लोबल इन्फ्लेशन चेक है, आपने देखा कल हमारा डीजल भी कम हुआ 14 रुपए। So they had that window. They had that window. अब देखिए ये विंडो खत्म हो जाएगी बाय मार्च अप्रैल। वी नो कि ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज टू गो अप, फिर ग्लोबल जब रेट्स बढ़ेंगे फिर तो इम्पेटस नहीं होगा। ये आज करना था। So they could have done it for 2-3 months. They should have done it at least for 4-5 months. और फिर उसके बाद दोबारा रिवर्स कर, क्योंकि दुनिया में यही होता है, साइकिल्स आर, दैट्स हाउ दे आर कंट्रोल्ड। क्योंकि अभी जो कारखाने लगने थे या कोई इन्वेस्टमेंट जो रुकी थी, उनको एक इंकरेजमेंट मिल जाती 9% पे आने से, क्योंकि लोग लॉक कर लेते हैं ना रेट गेट्स लॉक्ड फॉर अ ईयर। आपको लगता है कि उसका भी इंपैक्ट नहीं आएगा जो 0.5 का बिल्कुल इंपैक्ट नहीं आएगा। दे हैव टू रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट्स। 9 से इनको नीचे ले जाना। सर, मैं ये समझता हूँ कि उस्मान भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, बट एटलीस्ट लोग समझते थे कि शायद यहाँ से ऊपर ना चला जाए।
तो ये जो 0.5% कम हुआ है, इसकी वजह से एटलीस्ट ये परसेप्शन बनना शुरू हुआ है कि यार ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारा सारी जो इकोनॉमी या सरदार साहब, फ्रॉम लास्ट 4 months पीपल वर एक्सपेक्टिंग 5 months कि ये जाएगा सिंगल डिजिट पे, बट टू एन एक्सटेंट ही इज राइट कि अगर 5-4 महीने बाद भी आप 0.5% पे ले जा रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज मैं भी होस्ट कर रहा हूँ, एंकर हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 4-5 महीने से मार्केट में एक फील थी कि ये शायद सिंगल डिजिट पे जाएगा और फिर इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके से सारा आपको पता है फिर शुरू हो जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि चले ठीक है बढ़ाया नहीं, कम ज़्यादा कम नहीं किया लेकिन बढ़ाया भी नहीं, सो वो मार्केट कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है? इससे मेरा सवाल आपसे ये, देखिए ये तो मार्केट कॉन्फिडेंस तो उसी वक्त रिस्टोर होगा जब ये सिंगल डिजिट में आएगा। ठीक है, बट द परसेप्शन डेवलपमेंट जो है वो ये आना शुरू हुई कि चले इसको है टू लिटिल टू लेट है, लेकिन इसके बावजूद ये या वहीं रुक जाता या 1-8% ऊपर ना चला जाए, इस वजह से अगर 0.5% भी कम हुआ है तो एटलीस्ट डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो गया है कि वो जो स्टैग्नेंसी थी इतने अरसे से, वो स्टैग्नेंसी एक्चुअली जो है ना वो ब्रेक हुई है। बहरहाल इसको हर सूरत में सिंगल डिजिट में जाना चाहिए, तब भी एक्टिविटी जनरेट होना शुरू होगी और लोग जो हैं वो बैंक से निकल के इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगे। ठीक, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव जस्ट 2 minutes, 1 मिनट आप दोनों को दूंगा, क्विकली इस पे कमेंट कीजिएगा कि डिस्पाइट दीज एफर्ट्स कि वो डिक्लाइन पर है आपका इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? जी यही वजह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है पाकिस्तान में अभी भी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ काइबोर, ये जो रेट है, ये तीनों मिलकर इस वक्त कर रहे हैं। अभी आपने देखा टेक्सटाइल की रिपोर्ट्स आई हैं, देयर परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, एक्सपोर्ट नीचे जा चुकी है कॉस्ट ऑफ एनर्जी की वजह से। कॉस्ट ऑफ टैक्स सेकंडली, ये जो वैल्यूएशंस की बात है, टैक्सेशन इज द हाईएस्ट इन द रीजन। हम इस वक्त इन तीनों में हाईएस्ट इन द रीजन है। जब फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर ये देखता है तो फिर वो दूर हट जाता है। और जो पहली बात इन्होंने की, देखें मैं तो फील ये कर रहा हूँ कि करंट टैक्स पेयर को ही स्क्वीज किया जा रहा है। एक और वजह इन्वेस्टमेंट ना आने की है, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस नहीं हो रही। मैं आज इतनी वैल्यूएशन पे क्यों ना बाहर चला जाऊं, कोई और क्यों ना बाहर चला जाए, तो बाहर से क्यों कोई आएगा यहाँ? तो देखिए आपको इन चीजों को एड्रेस करना, रियल इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी। देखिए हम सेटल होते हैं 55% इनकम टैक्स पे करते हैं हम, तो क्यों बाहर का SIFC हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी इस रेट पे तो हम नहीं लेके आ सकते इन्वेस्टर्स। तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ये तीनों चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी और तकालीफ हमारे साथ मौजूद हैं। इदारे आपको काम नहीं करने देते, 4 नोटिस सुबह आप दफ्तर पहुंचते हैं, FBR के आपके दरवाजे पे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, हर तरफ से डिस्करेजमेंट है कारोबार करने वाले के लिए। कभी फैक्ट्री सील कर दी, कभी CDA ने सील कर दी, कभी MCI ने सील, यानी कोई अच्छी खबर पूरे दिन में आप ढूंढ के देख लें आपको नहीं मिलेगी एक कारोबारी आदमी को। तो जब वो इतना डिप्रेस होता है तो वो फिर दूसरे एवेन्यूज़ तलाश करता है इन्वेस्टमेंट के, वो दूसरे मुल्कों को भी स्टडी करता है। एक कारोबारी आदमी पैसे वाला आदमी होता है, उसके पास यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, उसके पास बाहर पूरी दुनिया वाइड ओपन है। लोग कहते हैं भाई प्रॉपर्टी परचेज करो, हम साथ आपको क्या देते हैं, रेजिडेंस वीज़ा देते हैं। हम क्या कहते हैं, तुम प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते या बेचोगे तो ये इतने पैसे हैं, तुम यहाँ से बेचो। थैंक यू सो मच सरदार ताहिर साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस्मान शौकत साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।